नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत चक्र न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि अभी हमारे साथ अवैधी विश्वकर्मा है जो कि पीसीएसजे में उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है और उन्होंने आजमगढ़ के साथ साथ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का भी मान बढ़ाया है। सर, आपका सबसे पहले भारत चक्र न्यूज पर स्वागत है और आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पीसीएसजे में चयन हो गया इसके लिए। सर नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सर अभी आपको कैसा लग रहा है? आ, ये तो एक जो भी लोग आ, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस चीज़ की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसका एक ही सपना होता है कि वो वो लक्ष्य हासिल करे जो वो बनना चाहता है। तो आ, चूंकि मेरा पहले से ही ध्येय यही था, विधि के क्षेत्र में आने के बाद, कि मैं न्यायिक सेवा के रूप में अपना योगदान दे सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपनी खुशियाँ आप लोग के साथ शेयर कर नहीं सकता, क्योंकि अ, ये तो एक मेरे लिए जर्नी रही है, काफ़ी लंबी जर्नी भी रही है इसकी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और निश्चित तौर पे जिनका भी चयन हुआ है उनको बहुत खुशी हो रही है और मुझे भी खुशी हो रही है बहुत। सर, आजमगढ़ से लेकर पीसीएसजे बनने तक का जो जर्नी है वो कैसा रहा और इस दौरान आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? आखिर आखिर आपकी सक्सेस स्टोरी कैसी है? सर, आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो आपसे कुछ प्रेरणा ले पाए। अ, देखिए, मैं जब हाई स्कूल पास करा तो उसके बाद मैं अपने भाई के साथ आ गया इलाहाबाद पढ़ने के लिए। तो मेरा उस समय ध्येय था आईआईटीएन बनना। मैं इंजीनियर बनना चाह रहा था और आईआईटी मेरा सपना था। तो किसी कारणवश मेरा आईआईटी में चयन नहीं हो सका और उस टाइम पे अ, थोड़ा क्राइसिस चल रही थी इकोनॉमिकल। तो उसकी वजह से भी थोड़ा ले नहीं सके, एडमिशन नहीं ले सके। और मेरे भैया जो हैं संदीप विश्वकर्मा, उन्होंने कहा कि आपको मतलब इस क्षेत्र में जाना चाहिए। और चूंकि मेरे घर से कोई इस फील्ड में रहा नहीं, विधि के क्षेत्र में कोई भी नहीं है, मैं इकलौता हूँ अपने घर का। तो अ, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया और उसके बाद से मुझे अ, जब तक मैं एकेडमिक जीवन में रहा तब तक तो मेरे साथ ठीक चलता रहा। वर्ष 2017 में छोटा सा मतलब एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो मेरे राइट रिस्ट है उसमें फ्रैक्चर आ गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको लिखने में और पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अभी 2-3 साल तक। मेरा ऑपरेशन हुआ और 1.5 महीने के बाद मैं घर से वापस आया 2017 जून में। तो चूंकि मेरा हाथ इंजर्ड था, तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे रिकवर होने में टाइम लगेगा और मैं लिख भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि हाथ ऑपरेशन भी हुआ था और हाथ में प्लेट भी लगी हुई थी। तो मैं लिटरली आप लोगों को बताऊं कि मेरी जर्नी शुरू हुई एक ऐसे बेजुबान से, अ, जिसको मैं अपना आदर्श मान के और ये माना कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं, चूंकि इलाहाबाद के लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ चाय पीने का बहुत चलन है इलाहाबाद में। तो मैं चाय पी जी। रहा था और अपने बारे में सोच रहा था कि आखिर कैसे होगा, ये सब हाथ नहीं काम कर रहा है और अभी टाइम लगेगा। मैंने देखा एक हमारी जो माता कही जाने वाली गौ गौ माता है,
वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उनका एक पैर कटा हुआ था। उनका एक पैर कटा हुआ था, उसके बावजूद भी वो संघर्ष कर रही थी, अपने बच्चे को भी पाल रही थी और जाहिर सी बात है वो जी रही थी। वहाँ से मुझे ये लगा कि सबके जीवन में कुछ न कुछ चुनौतियाँ आती हैं, हर किसी के जीवन में। और एक्सक्यूजेस जो होते हैं, जिसको हम लेकिन बोलते हैं, वो नहीं रहना चाहिए। अगर किसी के ज़िंदगी में कोई परेशानी है, किसी के जीवन में कोई कष्ट है, उसको हथियार बनाना चाहिए। मैंने अपने डॉक्टर से बात किया, मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहीं से पढ़ाई और लिखाई स्टार्ट की। तो कह सकते हैं कि जून जुलाई से 2017 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और 18 में मेरा जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं वो निकलनी स्टार्ट हो गई। प्री का जो एग्ज़ाम होता है निकलनी स्टार्ट हो गई और 2018 में मेरा मेरा छः राज्यों में हुआ था, लगभग 6 परीक्षाओं में, विभिन्न राज्यों की 6 मेंस मतलब मिले थे मुझे, लेकिन हाथ की वजह से थोड़ा-सा सफलता होने में देरी हुई और 2022 में 2022 में आया हमारा झारखंड सहायक लोक अभियोजक का जो परीक्षा है उसका फाइनल आया और उसी एग्ज़ाम में मेरा 3 घंटा हाथ चला था। 3 घंटे मतलब मैंने अपना मेंस 3 घंटे लिख पाया था। तो वो इंटरव्यू हुआ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ और उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे आ गया यहाँ पे। मेरा हजारीबाग में ट्रेनिंग पुलिस का हुआ, वहाँ फिजिकल ट्रेनिंग होती है और फिजिकल ट्रेनिंग होती है तो पुलिस, जैसे पुलिस की ट्रेनिंग होती है वैसे ही फिजिकल ट्रेनिंग हमारी भी होती है। डीएसपी लोगों के साथ हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। तो उसी बीच में मेंस का भी आ गया था, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का। तो चूँकि बहुत हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैं निकल चुका था मई से ही, मई क्या, अप्रैल से ही निकल चुका था बाहर। चूँकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि जब किसी का चयन होता है तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने होते हैं। तो उस बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, पढ़ाई बाधित हो गई। तो मेरा एक बार मन हुआ कि मैं इसको ना देने आऊँ। मेरे घुटने इंजर्ड हो गए थे फिजिकल ट्रेनिंग में, तो मुझे एक बार लगा, तो मेरे यहाँ पे जो हमारे चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं श्री अशोक जी, उन्होंने कहा कि आप जाइए, पेपर दे के आइए और जो भी आपने पूर्व में पढ़ा है उसका उसको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम दीजिए। मैं इलाहाबाद गया, वहाँ पे 3 दिन रहा, एग्ज़ाम दे के वापस आ गया और आज आप लोग के सामने जो है सिविल जज जूनियर डिवीज़न के रूप में सामने हूँ। और जर्नी देखिए सबकी होती है, जर्नी सबकी होती है, सबके जीवन में परेशानी, कष्ट होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये सब सेकेंडरी है, फर्स्ट क्या है, आपका लक्ष्य। आपकी जो परेशानियाँ हैं वो उसको सेकेंडरी बनाइए, अपने लक्ष्य को प्राइमरी बनाइए। तो जितने भी आपके जीवन के कष्ट होंगे वो आपसे पीछे रह जाएँगे और आप उनसे आगे होके अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर लेंगे एक दिन। जी जी सर। सर अभी हमारे साथ हमारे कर्मयोगी राजेश शर्मा भी है। राजेश जी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि इतना कॉन्फिडेंस और इतना आत्मविश्वास और इंजरी होते हुए भी उन्होंने परीक्षा दिया और इतना कॉन्फिडेंस सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता। इतना आत्मविश्वास और इतनी बड़ी परीक्षा निकाल लेना इस कंडीशन में जब वो अस्वस्थ है, वो भी हाथ से, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के पीछे कौन है, किससे आप तो इस तरह का कॉन्फिडेंस और किसको मानते हैं, इसको श्रेय किसको देंगे, देखिए, श्रेय तो पीछे क्या है? हमेशा जो है किसी के सफलता के पीछे हमेशा श्रेय जो है माता-पिता का होता है। सामाजिक दबाव एक विद्यार्थी के जीवन में
बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको उदाहरण दूँ, अगर कोई छात्रा है और वो तैयारी कर रही है, तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या, उसके लिए सबसे बड़ा सामाजिक दबाव होता है शादी, और लड़के के लिए सामाजिक दबाव होता है समय। तो मेरे माता-पिता ने और मेरे भाई ने और ख़ासकर मेरे जो भैया हैं, सिस्टम अफ़सर श्री संदीप विश्वकर्मा, उन्होंने मुझे हर बार और हर कदम पे उन्होंने मुझे केवल और केवल यही कहा है कि आप जो करना चाहते हैं करिए, हमें समय चाहिए, आपको समय लीजिए। और मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मतलब हमें जो भी उनके घर के लोग पढ़ने वाले हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। अगर आप हमारा साथ देंगे, तो हमारे लिए कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं रहेगा। हमारे ऊपर निश्चित तौर पे आपके ऊपर भी दबाव होता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम जो है एक दिन आपका मान-सम्मान ज़रूर बढ़ाएँगे, और उसको लेके हम काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, तो हमें कोई हरा नहीं सकता है, और हमेशा जो है हम आगे रहेंगे। जी, एक तरह से अभय जी ये कहा जाएगा कि आपके जो बड़े भाई हैं, क्या नाम बताया आपने? श्री संदीप 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 अभी विश्वकर्मा। आप जी, संदीप विश्वकर्मा जी जो आपके बड़े भाई हैं, कहीं न कहीं वो आपके साथ एकदम खड़े रहे और आपको एक ताकत देते रहे आगे जी, बढ़ने जी, के लिए। मेरे मेरे भैया ने ताकत दी, मेरे पिता ने ताकत दिया, मेरे घर वाले, हमेशा मेरे घर वाले सपोर्ट रहे हैं। कभी उन्होंने कहा नहीं कि आप पढ़ो, उन्होंने हमेशा कहा है कि आप जो है क्या बोलते हैं, आप आराम करना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, हम आपके साथ हैं। तो सर उसके जो लिए मैं अपने बिगनर है, परिवारजनों का आभारी हूँ। जी, जी सर, जो बिगनर है, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? वो कैसे इस तरह की परीक्षा को पास कर सकते हैं या कैसे तैयारियां कर सकते हैं? जी। अभय सर। देखिए जो बिगिनर हैं और जो नए-नए फील्ड में आए हैं, उनको पीटी, मेंस इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है सीखने की। वो सबसे पहले सीखें चीज़ों को और समझें चीज़ों को। पहले पेपर के पीछे ना भागें, पहले भागें अपने सीखने के को लेकर, और लिख के पढ़ें हमेशा, टू द पॉइंट पढ़ें, किस तरह से किस परीक्षा की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बनाएँ। अपने नोट्स को हमेशा प्रिपेयर रखें, अपना खुद का नोट्स बनाएँ, अपने जो शिक्षक हैं, अपने गुरु हैं, उनको फ़ॉलो करते रहें, और निश्चित तौर पे अगर आप लिख के पढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जी। जी, जी। सर, आपसे मेरा एक और सवाल है कि सर आपने कितने घंटे तक पढ़ाई की? क्योंकि कई लोग कहते हैं 15 से 20 घंटे आप पढ़ेंगे तब जाके इस तरह की परीक्षा को आप क्रैक कर पाएँगे। तो सर आपने कितने घंटे तक पढ़ाई की थी? देखिए, पढ़ाई के लिए घंटे मायने नहीं रखते हैं कि आप इतने घंटे पढ़िए, आप पास हो जाएँगे, कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं होता है। आपका एक टारगेट होना चाहिए दिन में, कि आपको दिन में आज इतना कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट आपका 2 घंटे में भी हो सकता है, 4 घंटे में, लेकिन बड़ा होना चाहिए। तो घंटे मायने नहीं रखते, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने घंटे कभी काउंट किया है, ज़्यादा भी हुआ है, कम भी हुआ है, लेकिन रेगुलरिटी रही है। मैंने 10 महीने रेगुलर केवल एक शेड्यूल पे उठना, सोना, खाना, ये सब कुछ मेरा रहा है, और घंटे मायने नहीं रखते हैं। किसी भी एस्पायरेंट के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए मायने नहीं रखते हैं। केवल और केवल मायने रखता है कि वो रेगुलर रहे। अगर वो 6 घंटा भी पढ़ रहा है, अगर रोज़ पढ़ रहा है तो वो अच्छा है। लेकिन एक दिन अगर कोई 12 घंटा पढ़ रहा है, दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ रहा है, तो वो अच्छा नहीं है। तो रेगुलरिटी मेंटेन रहनी चाहिए, और सफल होने के लिए घंटे और समय मायने नहीं रखता। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी काउंट किया है कि मैं कितने घंटे पढ़ा हूँ।
लेकिन रेगुलरिटी रही है मेरी, और विष्णु, सबको यही करना चाहिए। जी सर। सर आपसे मेरा एक और सवाल है कि सर इंटरव्यू के दौरान आपके लिए कोई मुश्किल प्रश्न रहा हो जो हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सके? कोई ऐसा इंटरव्यू प्रश्न जो के बहुत दौरान मुश्किल रहा हो? हमारा मेरा जो बोर्ड था, श्री प्रोफेसर राम प्यारे जी के बोर्ड में मेरा पढ़ा हुआ था, और मैं आभारी रहूँगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कि जितने भी प्रतिभागियों से मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि सबके लिए बहुत बहुत नॉर्मल रहा इंटरव्यू। किसी को ना तो किसी चीज़ का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन पे क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। अगर वो नहीं बता पाया तो उनको बताया भी गया। अगर मुझसे पूछा जाए मेरे लिए क्या मुश्किल क्वेश्चन रहा, तो वो विधि के क्षेत्र से ही था कि जो जेल में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, उसका क्या रीज़न है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहा। और मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, क्योंकि हमारी विधि व्यवस्था में आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कैदियों की संख्या बढ़ रही है, जेल भरे जा रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जेल भरे जा रहे हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्णय दिया है कि बेल जो है, बेल को ईज़ी किया जाए, जी, जी। बेल दिया आसान जाए। बनाए। हाँ, बेल को आसान बनाया जाए, और 7 साल और 7 साल के कम सज़ा के जो अपराध हैं, उनमें बेल कंपल्सरी किया जाए, जब तक ये संभावना ना हो कि वो कोई अहित कर सकता है जो पीड़ित है। तो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल रहा क्वेश्चन, हालाँकि एप्रिसिएशन मिला मुझे उनका, और बाकी विधि के क्षेत्र से ही और समाज से जुड़े मुद्दों पर भी बात की गई, जैसे यूसीसी जो होता है अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बना है, मतलब बनने की बात चल रही है, तो उस पे भी क्वेश्चन आए थे, मुझसे पूछे गए थे। और मुझसे पूछा गया था कि 2016 से अभी तक आपने क्या किया? तो मैंने अपनी जर्नी मैंने बताई, शॉर्ट में बताई कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वर्तमान समय में मैं यहाँ झारखंड में हूँ, तो वो भी बताया। तो कुछ क्वेश्चन हमारे डिपार्टमेंट से पूछे गए थे, और ठीक रहा इंटरव्यू मेरा। 23 मिनट चला था, और काफ़ी एप्रिसिएशन मिला। तो अगर कोई इंटरव्यू भी देने जा रहा है, तो उसको ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, वहाँ कोऑपरेशन मिल। तो यही सब विष्णु, क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, बाकी सब ठीक रहा, अच्छा रहा, तो सर कोऑपरेशन आपका बहुत मिला बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बार बहुत था। जी, जी। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए आपने समय दिया, और आपकी जो सफलता के पीछे की कहानी है वास्तव में एक प्रेरणादायक कहानी है। इससे हमारे व्यूअरशिप को प्रेरणा मिलेगी, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल के साथ बातचीत जी, करने के लिए। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार।